Hello friends, today you are going to see my video on writing skills question number 6a and question number 7 that will be translation. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये राइटिंग स्किल में आप लोगों को 5 मार्क दिलाने के लिए क्वेश्चन आता है। हम लोगों ने जब राइटिंग स्किल ये बोर्ड पेपर के पैटर्न के अनुसार देखा था तो क्वेश्चन नंबर 5A में लेटर राइटिंग देखा था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। क्वेश्चन नंबर 5B में वी हैव सीन दैट डायलॉग राइटिंग that will include 3 questions and another question will be drafting a speech, either you can do dialogue or you can write down speech. Even for the question of letters there will be 2 questions that will be for informal letter and formal letter. You have to select one from that and you have to write down your answer. And now we are on question number 6A. So here question number 6A1 and question number 6A2, we have 2 questions. In front of you in this screen you can see that information transfer is of 2 types. First one will be non-verbal to verbal and another will be from verbal to non-verbal. हम इन दोनों प्रकार को एक साथ ही समझने वाले हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है पहले ये पता कर लेते हैं। जो नॉन वर्बल से वर्बल है वहाँ पे आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिखने वाला जिस तरह का डायग्राम है उस तरह का डायग्राम या चार्ट वगैरह आने वाला है। तो मैं पहले थोड़ा सा स्लाइड दिखाकर आपको ये बता दूँ कि नॉन वर्बल में क्या चीज़ है। आपके सामने आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इस चार्ट के साथ आपको ट्री डायग्राम नज़र आ रहा है कि एक टाइटल रहता है, फिर उसमें से हम लोग ब्रांचेस निकालते हैं जैसे टहनियाँ होती हैं और फिर वो डायग्राम हम लोग बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोगों को चार्ट या ट्री डायग्राम या फ्लो चार्ट, अब ये जो फ्लो चार्ट है ये एक के बाद एक स्टेप्स जो होती है बच्चों उस अनुसार ये फ्लो चार्ट होता है। ओके, हम लोगों ने 8वीं में 9वीं में ये सारे प्रकार देखे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका एक रिवीजन करने के तौर पे हम लोग ये देख रहे हैं। इसके बाद में डूज़ एंड डोंट्स, ये मत करो वो करो, इस तरह की सूचनाएं बहुत आप लोगों ने देखी होगी। पार्क के बाहर होती है, हॉस्पिटल के बाहर होती है, किसी लाइब्रेरी के बाहर होती है, स्कूल के लिए होती है ना। तो हर जगह पे इस तरह का कभी डू यानी करो, डूज़ का मतलब वो होता है, और डोंट्स यानी मत करो। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देनी होती है। तो इस तरह से आप लोगों को या तो फ्लो चार्ट या डू और डोंट के इंस्ट्रक्शंस या ट्री डायग्राम या फिर कोई चार्ट इस तरह से आता है, या टेबल जिसको हम कहते हैं। चार्ट की जगह हम लोग उसको टेबल कहते हैं जो फर्स्ट टाइम पे दिखाया था। कभी कभी इस तरह का वेव डायग्राम आता है और इस तरह का पाई डायग्राम, पाई चार्ट भी इसको कहते हैं। आप लोगों को अभी आप लोग कंप्यूटर पे बहुत देखते होंगे तो इस तरह का पाई डायग्राम जिसे हम कहते हैं वो भी आप लोग आसानी से देखते हो। तो इस क्वेश्चन में होता क्या है बच्चों, नॉन वर्बल से हमें वर्बल क्वेश्चन बनाना होता है। अब नॉन वर्बल का मतलब होता है इस तरह के डायग्राम्स। ओके, अब इसको आपको वर्बल करना है यानी आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपको इन डायग्राम्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू दिखाई जाती है उन इन्फॉर्मेशन का आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो जो भी जितने पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट का हर एक सेंटेंस अगर आपका बनता है तो आप 7 से 8 सेंटेंसेस बनाने के लिए कामयाब हो जाते हो। ओके, अब ये जो क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन में आपको टोटल 5 मार्क्स होते हैं। ओके, अब सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 5 मार्क का वो किस तरह से होता है। यहाँ पे टाइटल जो होता है उसको 1 मार्क होता है, यानी अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखना चाहें
तो आपके सामने आप लोगों को एक चार्ट नज़र आ रहा है, उसमें कुछ नंबर, एस्पेक्ट्स, मिस्टर राजा डी गजा, एम राजा डी गजा और कुछ उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है ना। आपको इसका क्या करना होता है, इसका सेंटेंस बनाना होता है। तो हो सकता है कि इसके टाइटल में आप लोग टू नेबर्स, टू फ्रेंड्स, इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे। अभी यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको किस तरह का चार्ट आता है वो दिया है, इसलिए अभी आपको टाइटल देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में टाइटल आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, तो आप लोगों को टाइटल ढूंढना या देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आपको टाइटल देने से 1 मार्क मिलता है, 5 में से 1 मार्क आपका टाइटल पे है बच्चों। देन यूज़ ऑफ गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको आपके सामने क्वेश्चन में नज़र आते हैं, आप अगर वो पॉइंट्स का उपयोग बराबर करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद में आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकल सेंटेंसेस कितने करेक्ट आप लिखे हो, इसके ऊपर आपको 1 मार्क होता है। और एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन, यानी आपने उस पैराग्राफ की शुरुआत अच्छे से की है क्या, और उसका एंड जो है, उसका कंक्लूजन जो है वो आपने अच्छे से किया है क्या, ये देखकर आपको 1 मार्क मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ्स भी लिखने के लिए आते हैं, तो उस तरह से आपको अपने पैराग्राफ्स देने हैं। और दूसरी एक चीज़ ये है कि आप लोग जब पॉइंट्स केयरफुली देखते हो तो यहाँ पे पॉइंट्स में वो क्या पूछना चाहते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, वो आप लोगों को समझना है। और मुझे लगता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है। हम आगे 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग सिर्फ जनरल इसमें समझ लेते कि ये क्वेश्चन नंबर 6A1 जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का नॉन वर्बल से वर्बल ट्रांसफ़र है, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अभी मैंने जो कुछ समझाया वो समझ में आया होगा। हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो एक क्वेश्चन है कि यू हैव टू राइट डाउन अ शॉर्ट पैराग्राफ फॉर योर स्कूल मैगजीन टेलिंग समथिंग अबाउट द विटामिन्स के बारे में आपको बताना है। और यू हैव टू राइट डाउन अ शॉर्ट पैराग्राफ फॉर अ कॉमिक्स बुक और फॉर अ सोवेनियर ऑफ योर स्कूल एंड यू हैव टू कंपेयर 2 फ्रेंड्स बाय गिवन द चार्ट और बाय गिवन द टेबल। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रेंड्स, कंपेयरिंग 2 फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना टाइटल दे सकते हो। पहला क्वेश्चन मैंने बोला था विटामिन्स के बारे में, तो आप सीधा टाइटल दे सकते हो विटामिन्स, है ना। तो इस तरह से आपका टाइटल होता है और फिर रिलेटेड आप लोगों को उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, इजी है। अब इसी क्वेश्चन को लेकर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो A2 क्वेश्चन है, हम लोग अभी A क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, डिस्कस A1 किया कि जिसमें नॉन वर्बल आप लोगों को डायग्राम्स दी जाती है और आप लोगों को वर्बल यानी स्टेटमेंट्स लिखने को बोला जाता है। अब इसी का वाइस वर्सा अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 का ही A2 है। इसमें आप लोगों को वर्बल से लेकर नॉन वर्बल क्वेश्चन बनाना पड़ता है। यानी क्या, मैंने आप लोगों को बताया कि वर्बल यानी स्टेटमेंट्स, यानी आप लोगों को स्टेटमेंट्स भरा एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि उसे या तो आप इस तरह का टेबल बनाइए या ट्री डायग्राम बनाइए या फ्लो चार्ट बनाइए या उसे डूज या डोंट्स में आप लिखिए, या फिर आप लोगों को एक वेब डायग्राम बनाने को बोलेंगे या फिर पाई चार्ट बनाने को बोलेंगे।
तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये समझने के लिए भी आसान है, लिखने के लिए भी आसान है। अब एक और चीज़ होती है बच्चों कि जब आपको क्वेश्चन पेपर आता है तब नॉन वर्बल से रिलेटेड आप लोगों को उस तरह की जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, या तो आपको पाई चार्ट में लिखना है, या फ्लो चार्ट बना के लिखना है, या ट्री डायग्राम, तो वहाँ पे फिगर बना के दी जाती है। तो इस वक्त इस फिगर के ऊपर भी आपको मार्क्स रहते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को सीन पैसेज और अनसीन पैसेज यानी टेक्स्ट पैसेज और नॉन टेक्स्ट पैसेज यानी नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस हमने सीखे थे, उस वक्त पे मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे जो ए या A1 A2 या B1 B2 जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोग सिंपल फैक्चुअल या फैक्चुअल क्वेश्चंस लिखते हो, वहाँ पे आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे वर्बल से नॉन वर्बल जब आप लोगों को करना है क्वेश्चन का आंसर, तब आप लोगों को जो भी वो फॉर्मेट में बनाने को बोलेंगे उस फॉर्मेट को आपको यानी उस डायग्राम को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे डायग्राम के लिए भी आपके मार्क्स होते हैं और टाइटल तो आपको देना ही देना है। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोगों को पैराग्राफ दिया रहता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई ऐसी घटना इंसिडेंट होगा उससे रिलेटेड और आप लोगों को बोला जाएगा, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो पैराग्राफ में होगी, आपको उसे इस तरह के टेबल में ढालना है। ठीक है। अब जब आप इस तरह से कोई भी टेबल या चार्ट में या कोई डायग्राम में अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो पैराग्राफ से, तो आपको पहले पैराग्राफ में वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझना ज़रूरी है। जैसे हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही सेंटेंसेस में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढकर आप लोगों को ये डायग्राम्स या चार्ट में लिखना होता है। तो इसका आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। आप अगर 2 बार कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप आसानी से पॉइंट्स को सेंटेंसेस में और सेंटेंसेस को पॉइंट्स में ढाल सकते हो। अब यहाँ का मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं हम लोग। वर्बल से नॉन वर्बल जब हम करते हैं, टाइटल के ऊपर हमेशा की तरह 1 मार्क है आपको। कवरिंग ऑल पॉइंट्स, जो भी पैराग्राफ में पॉइंट दिए हैं उन सबको अगर आपने किसी पिक्चर में या डायग्राम में डाल दिया तो आपको उसके लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। एप्रोप्रिएट ग्राफिक और लेआउट, यानी आपने बराबर टेबल बनाया क्या, चार्ट बनाया क्या, उसके बाद में अगर वो ट्री डायग्राम है तो आपने बराबर ट्री डायग्राम बनाया क्या, एरोज बराबर बनाए हैं क्या, कॉलम्स बराबर लिखे हैं क्या, इसके ऊपर भी 1 मार्क है। यानी यहाँ पे टाइटल और कॉलम्स वगैरह बनाने पे 2 मार्क आपको मिल रहे हैं। फिर ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपका पूरा प्रेजेंटेशन, यहाँ पे ग्रामेटिकल तो आपको लिखना देखना ही नहीं है क्योंकि हम लोग सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, आप इसको सेंटेंसेस को पॉइंट्स में डाल रहे हो, तो ग्रामर यहाँ पे नहीं होता है। आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन कितना साफ सुथरा आपने लिखा है, कोई काट पीट तो आपने नहीं की, कहीं पे ओवर राइटिंग तो आपने नहीं किया, आपने व्यवस्थित स्केल से टेबल बनाया है क्या, आपने उसको पेंसिल से अंडरलाइन किया है क्या, आपने किस तरह से कितना नीट ये पॉइंट सब लिखे हुए हैं, ये सब देखा जाता है और इसके ऊपर भी आपको 1 मार्क होता है। तो इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसलिए मेरी पर्सनल राय आपको ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 में A1 की जगह पे आप ये A2 क्वेश्चन कीजिए। और A2 क्वेश्चन क्या होता है, वर्बल से नॉन वर्बल। A1 क्वेश्चन होता है नॉन वर्बल से वर्बल, यानी पॉइंट्स दिए रहते हैं, आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। लेकिन वर्बल से नॉन वर्बल जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप लोगों को सेंटेंसेस दिए रहते हैं, आपको टेबल देकर या कोई चार्ट देकर उसमें कंप्लीट करने को बोला जाता है कि यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो वो बहुत आसान होता है, आप 5 में से 5 मार्क यहाँ पे ईजिली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें क्या आता है भाई, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। सेवरल मेथड्स आर यूज फॉर द सेल ऑफ गुड्स, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम
that contains the main points and supporting details on the basis of the following text. टेक्स्ट दिया रहेगा यानी पैराग्राफ दिया रहेगा और आपको ट्री डायग्राम बनाने को बोला है. अब व्हाट इज ट्री डायग्राम? तो यहाँ पे आप लोगों को ट्री डायग्राम का पिक्चर नज़र आ रहा है. देखिए बहुत महीन लाइन से वहाँ पे थोड़ा कलरफुल होने से ध्यान से देखना है आपको. इसे कहते हैं ट्री डायग्राम. ओके अब ये और बढ़ता जाता है ना. आप लोगों ने देखा होगा साइंस के वगैरह बुक में आप लोगों को दिया जाता है, या ज्योग्राफी में भी मुझे लगता है कि बहुत बार इस तरह से डायग्राम से आपको समझाया जाता है. तो अब क्या है यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो मैं पढ़ती हूँ तो आप समझ सकते हो कि मुझे टाइटल की सजेशन में क्या बताना है. सेवरल मेथड्स आर यूज फॉर द सेल ऑफ गुड्स. सम मेथड्स आर डायरेक्ट एंड वाइल अदर्स आर इनडायरेक्ट. तो जैसे मैंने पहले सेंटेंस में पढ़ा आप समझ गए कि अरे यहाँ पे तो सेल ऑफ गुड्स ये टाइटल हम दे सकते हैं, या सिर्फ गुड्स आप टाइटल दीजिए. ओके तो इस तरह से अगर आप वो क्वेश्चन पढ़ते हो, पैराग्राफ पढ़ते हो, तो आपको आराम से पता चल जाता है कि आपका टाइटल क्या होगा और यहाँ पे पॉइंट्स डालते जाना है. ओके आई होप आप लोगों को ये सेकंड क्वेश्चन भी है जो समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 6A और ए का A1 A2 ये दोनों ही मैंने आप लोगों को समझाए हैं बच्चों. अब जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपके टीचर को क्या कहना है. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये दोनों क्वेश्चन होने के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के B1 और B2 क्वेश्चन पे. अब व्हाट इज़ B1 एंड B2? यहाँ पे थोड़ा सा आपकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दी गई है, थोड़ा हायर ऑर्डर का ये क्वेश्चन है. तो ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह एक है कि एक्सपांड द थीम ऐसा एक आप लोगों को क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 B1 और B2 के लिए आता है. यहाँ पे किस चीज़ का आपको एक्सपांशन करना है ये आपको पहले समझना पड़ेगा. तो आपको अभी फ़िलहाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक्सपांड द थीम न्यूज़ रिपोर्ट डेवलपिंग अ स्टोरी विद द गिवन बिगिनिंग और एंड. यानी आप लोगों को या तो न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है या फिर आप लोगों को एक स्टोरी डेवलप करनी है. अब दोनों ही चीज़ों में एक बात मैं आपको बता दूं, मैं स्टोरी का भी लेआउट दिखा देती हूँ आपको बच्चों. स्टोरी जो होती है वहाँ पे आप लोगों को या तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस स्टोरी या फिर एंड ऑफ द स्टोरी, ये दो ही सेंटेंस दिए जाते हैं. एंड विदाउट पॉइंट्स यू हैव टू डेवलप यूर ओन स्टोरी. और उस स्टोरी को डेवलप करने के बाद जो स्टार्टिंग आपको दिया था उसे आपको लेकर करना है, या फिर जो एंड आया है, एंड जो दिया है उस एंड पे आपको वो कहानी को ख़त्म करना है. तो ये जो है क्वेश्चन, ये जो बच्चे बहुत कम इंग्लिश सुनते हैं, या फिर मैं बोलूँगी कि जो लोगों को इंग्लिश कानों पे बहुत कम सुनाई देता है या आता है, या जिनके घर में इंग्लिश कुछ भी नहीं बोला जाता, दे स्पीक ओनली देयर ओन लैंग्वेज. फॉर दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो व्हाट I will suggest is to write down the news report based on the headline. ओके हम बैक आते हैं. तो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं आप लोगों को. ऐसा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि नहीं दिए रहते हैं, लेकिन आपके सामने हेडलाइन, डेट लाइन, लीड लाइन, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, कंक्लूजन, ये चीज़ें दी रहती है. प्लस आपको एक बहुत बड़ा सा न्यूज़ रिपोर्ट के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एक मिनट दीजिए मुझे, आप तब तक यहाँ पे देखते रहिए कि मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ. हेडलाइन, डेट लाइन, जो इस तरह से चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6B में एक्सपांशन के क्वेश्चन में आता है. तो एक क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या बताना है आपको. ओके
यहाँ पे रहता है एक क्वेश्चन कि राइट डाउन little bit timing I am going to take for that because I am not getting a good question here. Until and unless I'll have a good question, I cannot tell you, because you will not understand otherwise what I want to explain you. So just give me little time. We are on now the question number 6B. Okay, so listen carefully to this question. यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आता है कि न्यूज़ रिपोर्ट और डेवलप अ स्टोरी, एक्सपांड द टीम, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. तो हम लोग अभी न्यूज़ रिपोर्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं. न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइंस. अभी भी मुझे बहुत खास कुछ मिल नहीं रहा. हाँ, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन and prepare a news report with the help of given points. 10-year-old saves a drowning girl. तो ये आप लोगों को एक बड़ा सा टाइटल दिया जाता है कि 10-year-old saves a drowning girl. हेडलाइन, डेटलाइन, इंट्रो, शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, इस तरह से आप लोगों को उसमें बताया जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि हेडलाइन है, उसके बाद में डेटलाइन है, फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है और कंक्लूजन. अब क्या करना है आप लोगों को, पहले तो ये समझ लेना है आप लोगों को कि यहाँ पे मार्किंग स्कीम किस तरह से. यहाँ जो मार्किंग स्कीम मैं बताने वाली हूँ ये दोनों ही क्वेश्चन के लिए, मतलब B1 B2. B1 न्यूज़ रिपोर्ट, B2 स्टोरी राइटिंग. तो टाइटल और बिगिनिंग, शुरुआत आप किस तरह से कर रहे हो, या टाइटल क्या है स्टोरी का या आपके रिपोर्ट का, उसके ऊपर 1 मार्क है. तो आप लोगों को न्यूज़ रिपोर्ट में टाइटल तो दिया ही जाता है, क्वेश्चन का टाइटल दिया जाता है, तो आप उसी टाइटल को ऊपर लिख लेंगे तो आप लोगों को हाफ मार्क मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने टाइटल लिख दिया और बाकी कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर आपको 0 मार्क मिलेंगे. ओके, तो आपने टाइटल लिखा, उसके बाद में न्यूज़ आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी बच्चों की किस तरह से न्यूज़ रहती है, डेट रहती है, कौन सी जगह पे वो हुआ था, वो आप लोग शहर का नाम या टाउन का नाम, इस तरह से नाम रहता है वो, तो वो दे सकते हैं. या आपने पहले रिपोर्ट लिख दिया कि इस तरह से सपोज कि न्यू इंग्लिश हाई स्कूल सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, तो आपने ये टाइटल लिख दिया. अब इंडिपेंडेंस डे जो है वो कौन से दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अगस्त, है ना. तो उसी दिन का तो हमारा रिपोर्ट नहीं रहता, क्योंकि ये घटना बीत चुकी होती है. रिपोर्ट कब लिखते हैं हम लोग, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई प्रोग्राम हो जाता है, उसके बाद हम उसकी रिपोर्ट लिखते हैं, राइट. तो आप लोगों ने 16 अगस्त को ये रिपोर्ट लिखी, 16 अगस्त, तो आपकी हो गई है डेट लाइन. ठीक है, यानी आपकी शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है. अब आपने बोला उसके बाद में कि न्यू इंग्लिश हाई स्कूल सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त इन देयर स्कूल प्रीमाइसेस. तो इस तरह से आप लोगों को बिगिनिंग पे भी मार्क्स मिलते हैं. तो हमारी हेडलाइन हो गई, डेटलाइन हो गई. अब इसमें वोकेबलरी और ग्रामर पे 1 मार्क है, क्योंकि आपको यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने हैं. एप्रोप्रिएट पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स और मैसेज, आप लोगों ने किस तरह से पॉइंट्स लिए हैं, कौन सा एग्जाम्पल डाला है, आपने मैसेज क्या दिया है उस रिपोर्ट में, ये सब पे 2 मार्क होते हैं. और लॉजिकल ऑर्डर और कंक्लूजन, यानी आपने व्यवस्थित शुरुआत की है कि नहीं की है. उसके बाद में आप लोगों ने उस टाइटल को लेकर उसकी मेन बॉडी जो है, जो 1 आध पैराग्राफ आपको लिखना है उसको लेकर, कोई न्यूज़ आपको देनी है उसको लेकर, वो बराबर लिखी है क्या. पहले सेलिब्रेशन किया, अब जैसे इंडिपेंडेंस डे या कोई भी डे आप सेलिब्रेट करते हो तो सबसे पहले क्या होता है प्रोग्राम में कि
ऑलमाइटी गॉड, वी प्रे ऑलमाइटी गॉड, सबसे पहले ऑलमाइटी गॉड की प्रेयर होती है। उसके बाद में सैल्यूटेशन होता है, जो भी आपके यहाँ पे गेस्ट बनकर आते हैं उनको सैल्यूट किया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है। देन आप कोई स्पीच होता है, कोई प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बाद में लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स होता है और फिर प्रोग्राम कंक्लूड होता है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से बराबर इन चीज़ों को लेकर अगर सेंटेंसेस बनाए तो आप लोगों को ये जो 1 मार्क है वो भी मिल जाता है। तो 2.5 से 3 मार्क आपको आसानी से रिपोर्ट राइटिंग में मिल सकते हैं बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हेडलाइन देना है आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग में, उसके बाद में टाइम या डेट आपको देनी है जिसे हम डेट लाइन कहते हैं। उसके बाद में लीड लाइन, यानी ये किस फैक्ट पे है कि कहाँ पे क्या सेलिब्रेट हुआ है। हो सकता है कि कहीं पे प्लांटेशन का प्रोग्राम हुआ हो, प्लांटिंग किया होगा, कहीं पे एनुअल डे फंक्शन होगा। तो इसी तरह से आपको न्यूज़ रिपोर्ट देना है। उसके बाद में आपको फैक्ट्स यानी जो बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है उसमें आप 1-2 पैराग्राफ्स आप डाल सकते हो, या 1 पैराग्राफ भी आपने डाला, 4-5 सेंटेंस भी आप लोगों ने लिख दिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा कि ऑन दिस डे वी हैव सेलिब्रेटेड। अब इंडिपेंडेंस डे को छोड़ के हम लोग एनवायरमेंटल डे लेते हैं कि एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया। देयर वॉज अ वेरी स्पेशल चीफ गेस्ट इन दैट स्कूल, या चीफ गेस्ट अटेंडेड द स्कूल प्रोग्राम, ही वॉज none other than the IAS ऑफिसर ऑफ 2020 बैच। इस तरह से आप उसे थोड़ा सा अपने खुद के ख्याल डालकर बड़ा कर सकते हो, इलेबरेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग करना है। दूसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड जो और से है, यानी या तो आप रिपोर्ट राइटिंग कीजिए या फिर स्टोरी डेवलप कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को आइदर बिगिनिंग और एंडिंग दिया जाता है कि कहानी का अंत ये है। अभी आपके सामने दिख रहा होगा ना आपको, एंड फाइनली दे रीच द स्कूल। अब कौन स्कूल पहुंचता है? स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, यानी ये किसी स्टूडेंट से रिलेटेड कहानी होगी। अब व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टूडेंट, हाउ इज गेटिंग रेडी, वो किस तरह से रेडी होता है, वो क्या क्या करता है, किन किन चीज़ों से वो गुजरता है। जैसे टाइम टेबल के अनुसार उसे बैग अपना फिल करना होता है, तो टिफ़िन लेना होता है, ही हैज़ टू कैरी टिफ़िन, ही हैज़ टू कैरी द होमवर्क नोटबुक्स। एंड हो सकता है अब यहाँ पे जैसे दी एंड फाइनली रीच द स्कूल, की आखिर में वो स्कूल पहुँचा, यानी कुछ तो भी तो दिक्कतें आई होगी, कुछ प्रॉब्लम्स से वो गुजरा होगा, तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हो कि व्हेन ही स्टार्टेड फॉर द स्कूल his bicycle was punctured, and then there was a big trouble because on that day he had to submit his assignment to his history teacher or to his English teacher. So he decided to go back to the home and ask money for his mother. Then he remembered, oh, my mother was going to her friend's house and I think at this time she had gone. इस तरह से आप अपनी कोई स्टोरी बहुत इमेजिन करके भी इसे लिख सकते हो। और इस तरह से फाइनली ही रीच द स्कूल या दे रीच द स्कूल, तो यहाँ पे 2-3 फ्रेंड्स की भी कहानी आप बोल सकते हो। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि किस तरह से उसकी बिगिनिंग दी है, अगर तो एंड करना है, और अगर एंड दिया है तो बिगिनिंग करनी है। तो स्टोरी राइटिंग थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ जाएगा। हाँ, अगर आप 10-15 स्टोरीज लिख लेते हो पॉइंट्स को देखकर तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चंस देखने ही वाले हैं इससे रिलेटेड कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस में कहानियाँ बना सकते हैं या रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, जो आपके पेपर में सेक्शन नंबर 6 स्किल डेवलपमेंट करके क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन आता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन के लिए आता है, इस क्वेश्चन में भी 3 हिस्से होते हैं। पहले इसमें आप लोगों को ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जानबूझ के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है
क्योंकि आप लोगों को जो मीडियम में आप पढ़ते हो, आप आइदर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हो, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट होते हो, और मराठी मीडियम के। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी में ही इसके आंसर लिखेंगे, उर्दू मीडियम के हो तो उर्दू में, मराठी मीडियम के हो तो मराठी में। इसीलिए जानबूझकर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये शब्द यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे आप लोगों को अपनी भाषा में शब्दों का मीनिंग लिखना होता है। तो आपके सामने टोटल 6 शब्द होते हैं बच्चों, इसमें से 4 को आपको चुनकर लिखना होता है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि 6 के 6 शब्द भी अगर आपने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए, मैं हिंदी मीडियम की हूँ, हिंदी मीडियम को पढ़ाती हूँ इसलिए मैं हिंदी बोल रही हूँ, मराठी मीडियम वाले मराठी में, उर्दू मीडियम वाले उर्दू में, पर पूरे 6 के 6 शब्दों का ट्रांसलेशन आपको करना है। और ये शब्द बहुत आसान होते हैं। आप लोगों ने जो अब तक के टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा है, पहली से लेकर 10वीं तक, उसमें से सिंपल सिंपल जो वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं, और आसानी से आप लोग उसका हिंदी संस्करण या हिंदी में उन्हें अनुवादित कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे ग्रेट, हॉलीडे, कलेक्ट, इंफॉर्मेशन, रिमेंबर, डस्टबिन, इन वर्ड्स को तो आप आराम से हिंदी में लिख सकते हो। तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपको 4 वर्ड्स करने होते हैं। मेरा सजेशन है आप 6 के 6 पूरे करेंगे और 2 मार्क होते हैं। नेक्स्ट इसमें नंबर बी में ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेम है यहाँ पे भी क्वेश्चन। एनी 4 सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी 2 सेंटेंसेस आपको हिंदी में, मराठी में या उर्दू में अनुवादित करने हैं, ट्रांसलेट करने हैं। अब जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इंग्लिश इज़ अनदर टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड योर हिंदी, मराठी और उर्दू इज़ अनदर टाइप ऑफ लैंग्वेज। दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। तो आप लोगों को शब्दों को पकड़कर ट्रांसलेशन नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, आप लोगों को सेंटेंस को पढ़ना है। सेंटेंस को पढ़कर आपको जो मीनिंग समझ में आता है उनको अपने शब्दों में ढालना है। जैसे यहाँ पे इट इज़ नॉट ईजी टू गेट सक्सेस, ये वाक्य है। तो सफलता हासिल करना आसान नहीं है। इस तरह से आप अपने वर्ड्स में हिंदी में अनुवाद कर सकते हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान से उस सेंटेंस को देखना, उस सेंटेंस में क्या सब प्रपोज किया गया, आपको क्या बताया गया है वो समझना, और वो समझने के बाद अपने आसान बोली भाषा में आपको इसको ट्रांसलेट करना है। आपका एग्जामिनर सिर्फ ये देखेगा कि आपको ये जो 4 सेंटेंस दिए हैं उनमें से जो भी 2 आपने किए हैं वो आपको अर्थ समझ में आया है क्या, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ट्रांसलेशन का भी जो क्वेश्चन होता है ये 4 मार्क लेना बहुत आसान होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे 2, फिर दूसरे पे 2, फिर अब 1 मार्क है, तो क्या इतना मुश्किल है? तो मैं कहूँगी कि ये मुश्किल तो नहीं है, पर ज़रूर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ईडियम और प्रोवर्ब, इसको आपके हिंदी में, मराठी में या उर्दू में से क्या बोला जाता है ये देना होता है। तो आप लोगों के सामने वैसे अगर आप गूगल की हेल्प लेते हो तो बहुत सारे प्रोवर्ब्स या इडियम्स आते हैं जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया होता है। तो अगर आपने 50 से 100 भी अगर अपने पास लिख लिए और रोज़ उसमें से 5-5 प्रोवर्ब्स और इडियम्स आप पढ़ते गए, ओनली रीडिंग नथिंग एल्स, तब भी आपको ये चीज़ें याद रह सकती है और ये जो 1 मार्क है वो मिलना आसान है। तो अभी आपके सामने जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो ये इसका हिंदी में, इंग्लिश में अलग टाइप के प्रोवर्ब्स है, उसी का हिंदी में भी, मराठी में भी और उर्दू में भी उपयोग होता है। तो आपको वो तब समझना चाहिए। फिर टू अर्र इज़ ह्यूमन, गलती करना इंसान का स्वभाव है। तो अब यहाँ पे अलग है लेकिन मेरे पास अलग प्रोवर्ब है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। या फिर अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, जो दोस्त तकलीफ के वक्त या मुश्किलों में काम आता है वही सच्चा दोस्त है या वही सच्ची दोस्ती। आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हो। तो जितने प्रोवर्ब्स आप सुनोगे उसकी प्रैक्टिस करोगे डेली, आप लोगों को ये प्रोवर्ब्स का भी क्वेश्चन लिखना आ जाएगा। मेरे हिसाब से अभी हम लोगों ने टुकड़ों में जो पेपर पैटर्न का डिस्कशन किया है उससे आपको समझ में आया होगा कि किस तरह का आपको ये 80 मार्क का पेपर बोर्ड में 10th के लिए, जो स्टेट बोर्ड हम बोलते हैं, उसके लिए आता है।
आप लोग ये वीडियो फिर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे यहाँ पे आपको क्या बताना है. एंड हैव अ बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव अ फुल कॉन्फिडेंस बच्चों, एंड आई थिंक you can win with the belief in yourself. So get ready for your exams. All the best.